हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 2 की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमारे चल रहे थे। हम 24 तक कर चुके हैं। अगर अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व इनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड द एक्स एक्सिस जो दे रखी है x 0 से पाई दे रखा है। तो हमें एरिया निकालना, वही एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, तो ये x है हमारा 0 से पाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कितना है, 0 से पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स कितना हो गया, माइनस कोस एक्स 0 से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस को बाहर रखिए, कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई कितना होता है, -1, और कोस 0 कितना होता है, 1। तो टोटल कितना हो गया, -2, माइनस माइनस प्लस, +2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। वही एरिया निकालना, y दे रखा है e⁻⁻x, द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो एरिया निकालने का वही, मान लो एरिया निकालना है, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। a कितना दे रखा है e⁻⁻x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस आ जाएगा e⁻⁻x, इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा माइनस e⁻⁻x। आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव थोड़ा चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से कि हमारा कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। सिंपल है। इस चैप्टर के इन बिटवीन आपको मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ओके, तो 26 का ये था द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ठीक, एरिया निकालना था हमें। तो एरिया ये होगा हमारा, लिमिट हमें कुछ बोल नहीं रखी क्या थी, अगर कोई कांस्टेंट बोल रखी है, मान ली x 0 है, e⁻0 1 होता है, या जो भी हमारे पास जो लिमिट देगी होती, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, अ रोड ऑफ लेंथ L is placed along the x-axis between x is equal to 0 and x will be equal to L। द लीनियर डेंसिटी दे रखी है, मास डेंसिटी दे रखी है, मास पर लेंथ। रो ऑफ द रोड वेरी विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपको रो दे दिया, रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फाइंड द SI यूनिट ऑफ a एंड b की SI यूनिट फाइंड आउट करनी है। a की क्या यूनिट होगी और b की क्या होगी। सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं, रो की क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। SI यूनिट क्या, m1 L-1 होगी। तो a की क्या होनी चाहिए, a की भी वही होनी चाहिए, तो m/L होगी इसकी। मतलब ये हमारी एक तरह से डेंसिटी हो जाएगी। और b की बात करें, b की हमारे पास क्या होगी, x है, x हमारा क्या होता है, लेंथ, l होता है, तो हमें चाहिए L-1, तो नीचे हो जाएगा m/L2। ठीक है, b इज इक्वल टू m/L2। तो ये हमारी होगी a और b की। अब देखो, मास जो होता है वो किलोग्राम, और जो लेंथ होती है वो मीटर, तो मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आपको पता है, तो आप यूनिट में डायरेक्ट लिख सकते हो इनको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट था हमारे पास। इसका बी पार्ट में, फाइंड द मास ऑफ द रोड इन टर्म ऑफ ए बी एंड एल। ए बी एंड एल की टर्म में मास निकालना है इन टर्म्स का।
तो मैं मास हम फाइंड आउट करेंगे मास एम रो क्या होता है मास पर यूनिट है एम रो एल ये होगा। रो हमारे पास क्या है अगर लेंथ है हमारे पास स्मॉल है मास भी स्मॉल है तो डी एम इज इक्वल टू रो डी एल। इट इम्प्लाइज एल हमारे पास रो दे रखी है हमारे पास रो है ए प्लस बी एक्स तो ए प्लस बी एक्स इंटू ये डी एल लेंथ हमारी डी एक्स हो सकती है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास या डी एल लेंगे तो ये एक्स इज इक्वल टू लेंथ होगी हमारी। क्या करना था ए बी एंड एल फाइंड द मास ऑफ द रोड इन टर्म ऑफ ए बी एंड एल मास की कन्वर्ट में लेके जाना था अब मास फाइंड आउट कर सकते हो इसका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कहता है देखिए द मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल चेंज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। मोमेंटम दे रखा है डी पी बाई डी टी। ये होता है फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से। ये कितना होता है दे रखा है 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकंड इनटू टाइम इसके साथ टाइम मल्टीपल में दे रखा है ठीक है। व्हाट विल बी द मोमेंटम एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड 10 सेकेंड पे 10 सेकेंड टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे मोमेंटम क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। मोमेंटम पी तो डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसके साथ डी टी चला जाएगा 10 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू डी टी ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 10t प्लस 2t स्केयर बाय 2 2 से 2 ख़त्म दैट्स विल बी इक्वल टू 10t प्लस टी स्केयर। टी कितना है 10 100 प्लस टी का स्केयर 100 टोटल कितना हो गया 200 ठीक है। इसकी यूनिट आप ऊपर से चेक कर सकते हो जो होगी हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड ठीक है। लिख लीजिए चाहे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन 29 क्या कहता है द चेंज इन अ फंक्शन y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज इंडिपेंडेंट कैसे रिलेशन दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू एक्स स्केयर। हमें क्या करना है फाइंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो वाई निकालना है तो डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर डी एक्स। आपको इंटीग्रेशन आता ही है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब बाय 3 प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म साथ में जरूर आएगी ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 29। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है देखिए राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ए। सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे ए है 1001 कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है 4। बी पार्ट है 100.1 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट 3 और 1 4 ठीक है। सी 100.10 ठीक है। सी और डी क्या है हमारे पास डी और देख लीजिए 0.001001। इसमें देखिए अगर आप इस चैप्टर के जब रूल्स पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट जब हम बताते कितने अगर किसी इंटीग्रल से पहले हमारे पास जीरो और उसके डेसिमल के बाद भी जीरो है तो वो काउंट नहीं होती। अगर पहले इंटीग्रल तो उसके बाद डेसिमल्स के बाद भी जीरो है तो वो काउंट होती हैं। आप इसके रूल्स चेक कर सकते हैं तो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग 3 और 2 ये हो जाएंगे 5 और यहाँ पे कितने होगी ये ख़त्म इंटीग्रल से पहले 3 और 1 4 तो इसमें हो जाएंगे 4 ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30 था हमारा। क्वेश्चन नंबर
31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? अ मीटर स्केल इज gradually at every millimeter. How many significant digit will be there in a length measurement with this scale? देखो सबसे पहले लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और मिलीमीटर कितना? देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, तो 1 मिलीमीटर कितना होता है? सबसे पहले देखिए 1 मिलीमीटर दैट्स विल बिकल टू 10 मिली होता है 10⁻³ मीटर। हो गया। तो हमें क्या मीटर स्केल, एक मीटर स्केल दे रखा है, तो इसमें बताने क्या है हमें? सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं, कितने होंगे। एक मीटर स्केल दे रखा है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं, हमें ये बताना है। अब देखिए, अगर 1 मिलीमीटर तो इसमें हो सकते हैं, देखो ये कितने तक जा सकता है? 1 मीटर स्केल मैक्सिमम है, 1 मीटर स्केल। तो ये हो सकते हैं, मान लीजिए 0.001 हो गया, या फिर 0.020, या फिर हो गया 0.010 या 1.000, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं 1 मीटर स्केल में? इन एट एवरी मिलीमीटर में 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं एंड 1 हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी ही है। ये 0 ख़त्म, 1 2, यहाँ से बात करें तो 3, 1 2 3 और यहाँ से बात करें तो डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो हमारे पास 4 तक हो सकते हैं इन चीज़ों के। तो आप इसके बेसिकली इसके रूल्स याद रखिए जो इस चैप्टर के इन बिटवीन दे रखे हैं। अगर आपको रूल याद हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। राउंड द फ्लोइंग नंबर टू सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है, इन्हें राउंड ऑफ करना है। ए हमारे पास दे रखा है 3472, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। तो लास्ट 2 सिग्निफिकेंट 1 और 1 2 यहीं हो जाएंगे। ये इवन है और उसके अगले वाला ओड है, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 35। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। बी हम बात करते हैं तो हमारे पास है 84.16। तो यहाँ से देखिए 2, उसके बाद इवन के बाद ओड तो है लेकिन कम है, तो इसका सिग्निफिकेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 84 का 84 ही रहेगा। सी 2.55 की बात करें, 2 सिग्निफिकेंट तक बात करें, ओड है। ठीक है, उसके बाद ओड 5 है, 5 अगर 5 है तो उसको ऐड कर देते हैं, 2.6 हो जाएगा। और डी लास्ट एंड फाइनल 28.5 दे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 28। आप रूल से चेक कर सकते हो, अगर इवन है और उसके बाद ओड है तो 5 से ग्रेटर हो तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा, तो इसलिए हो जाएगा इसका 28। ठीक है, आप रूल चेक कर सकते हो, हर एक के लिए रूल्स रिटर्न है इसमें, और रूल देखिए और बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हो गए 2। ये था क्वेश्चन नंबर 32। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहता है? द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर मेजर्ड विद स्लाइड क्लाइपर्स आर फाउंड टू बी। लेंथ एक सिलेंडर मेजर किया गया 4.54 सेंटीमीटर लेंथ मिली है,
रेडियस है 1.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना सिलेंडर का, ठीक है। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, आर है आपके पास, एल है, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 1.75 का स्क्वायर इंटू एल, एल कितनी लेंथ कितनी है 4.54 सेंटीमीटर। यस, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सब वैल्यू लिख लीजिए और इसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सीजीएस में सेंटीमीटर में रहने दीजिए, मीटर में मत लेके जाइए। तो पाई कितना होता है 3/22/7, तो सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 43.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही क्वेश्चन था इसका, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके क्वेश्चंस में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, द थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट इज मेजर टू बी 2.17 मिलीमीटर, 2.17 मिलीमीटर, 2.1 थिकनेस मेजर की गई है ग्लास प्लेट की 2.17 मिलीमीटर, अगली भी है 2.17 मिलीमीटर और अगली है 2.18 मिलीमीटर एट 3 डिफरेंट प्लेस। फाइंड द एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लेट फ्रॉम दिस डाटा। इस डाटा से अगर हम एवरेज निकाल लें, एवरेज का क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, तीनों को जितनी डाटा दिया हो उसको ऐड करो, उससे डिवाइड कर दो जितनी टोटल टर्म है। तो इसका कितना हो जाएगा 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइडेड बाय 3, दैट्स विल बी इक्वल टू 2.17 आ जाएगा, क्योंकि इसका आएगा टोटल ऐड करके ये 6.8 ये आ जाएगा 6.52 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हम डिवाइड करके हमारा सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। अब बचता हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 35। हमारे पास स्केल है पेंडुलम मेजर्ड विद द मीटर स्केल ऑफ 2B, लेंथ दे रखी है 90 सेंटीमीटर, 19.0 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब डेसिमल के बाद एक। लेकिन वही दे दिया एक बॉब प्लस द लेंथ ऑफ द हुक इज, बॉब प्लस लेंथ ऑफ द हुक, बॉब प्लस लेंथ ऑफ हुक कितनी दे रखी है 2.13 सेंटीमीटर, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें इफेक्टिव लेंथ बताना है पेंडुलम की कितनी होती है, टोटल लेंथ बतानी है, तो कितनी हो जाएगी इसकी 19.0 है, प्लस इसका भी 2 पॉइंट ये कम है तो 2.1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 92.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 2 के ही ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम अब करेंगे, ऑब्जेक्टिव 1 के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं, चलो, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, ए वेक्टर, कोई वेक्टर दे रखा, मान लीजिए ए वेक्टर, ये कब चेंज नहीं होगा, एक वेक्टर कब चेंज नहीं होगा। इसमें ऑप्शन है, देखो, इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल,
किसी भी एंगल से रोटेट कर रहा है वो, इट इज़ रोटेटेड एन आर्बिट्रेरी एंगल। अगर कोई भी हमारे पास आर्बिट्रेरी एंगल दे रखा है उसमें, तो हमारा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप देख सकते हो। आर्बिट्रेरी एंगल है, आर्बिट्रेरी कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा बी ऑप्शन है, तो उससे हमारा वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा। इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर ए वेक्टर के कुछ पैरेलल है तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारे पास, विच ऑफ द सेट गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर। 3 वेक्टर दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर एडिंग टू 0, उनको ऐड करते हैं तो 0 आए। तो मान लीजिए ए ऑप्शन में दे रखा है 2, 4 और 8। तो मान लीजिए हमने 2 और 4 को ऐड किया 6 और ये 8, तो 0 नहीं होगा। तो बी ऑप्शन देखते हैं, 4, 8 और 16। मान लीजिए इन दोनों को ऐड कर दिया 12, तो इसमें से ये अगर माइनस हो, क्योंकि माइनस साइन का मतलब ये नहीं है, माइनस साइन का मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से भी 0 नहीं होगा। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन और देखते हैं, डी देखते हैं 0.5, 1 और 2। अगर यहाँ से भी ऐड करते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, अगला है 1, 2, 1। तो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 2, और ये अपोजिट डायरेक्शन है, 2 - 2, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी। ठीक है, आप इन सभी के क्वेश्चन बुक में चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखना, सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक एन एंगल। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट देते हैं तो मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, दोनों का ही, तो रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कुछ, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, ये कुछ आएगा। इसको हम ले लेते हैं x और y। आप दोबारा देखिए इसको, रिजल्टेंट दे रहा है, मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका रिजल्टेंट दे रखे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy कोस थीटा। बी वेक्टर का दे रखा मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट दे रखा है। अब ये कह रहा है मेक्स एन एंगल एल्फा विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ एंगल जो बन रहा है वो एल्फा है, मान लीजिए ये एल्फा है थीटा की वजह। एंड बी वेक्टर के साथ बीटा विद बी वेक्टर, बी वेक्टर के साथ हमारे पास बीटा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, एल्फा जो है लेस होगा बीटा से। एक तो ऑप्शन ये है जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी हमें, कब कौन सी कंडीशन में, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये ख़त्म। अब बी ऑप्शन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन देखिए, और बी ऑप्शन देखिए, बी क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है कि एल्फ़ा जो है, एल्फ़ा वो लेस होगा बीटा से, कब, इफ़ ए लेस देन बी। ए अगर हमारे पास लेस है बी से, ए अगर लेस है बी से, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है ये,
रिजल्टेंट दे रखा है, ठीक है, रिजल्टेंट दे रखा है मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर कंबाइन रिजल्ट है, कंबाइन रिजल्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को देखिए आप, सिर्फ अगर ए लेस है बी से, इसको नहीं, इन दोनों ऑप्शन को देखिए आप, क्या कह रहा है, अल्फा ग्रेटर है बीटा से, नहीं अल्फा स्मॉल है, अल्फा अल्फा स्मॉल है, मान लीजिए अल्फा 0 है, कोस 0 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम आएगी, लेकिन ये क्या दे रखी है, मिनिमम, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए अब, अल्फा लेस है बीटा से इफ़ ए ग्रेटर बी, अल्फा अल्फा ये है, लेस है मान लीजिए बीटा से, वो 30 है, मान लीजिए अल्फा 0 है, कोस 0 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ए ग्रेटर होगा किससे, बीटा वाले से, क्योंकि ये कम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, मान लो 30 है तो कोस 30 की वैल्यू रखेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगी, जिसके कारण ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और डी, आप डी ऑप्शन भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, कंपोनेंट की बात करें वेक्टर की, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आप वहीं से देख सकते हो, मैं वहीं से बता देता हूँ इसका आंसर। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा लेस होगा इसका मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड। एक कंपोनेंट लिया गया है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ले लिया वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, कंपोनेंट जो लिया है वो हमेशा छोटा होगा जो वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड के। ये चीज़ तो हम कह नहीं सकते परमानेंट छोटा होगा या नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा बड़ा होगा ये भी नहीं कह सकते। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज हमेशा ही, ये चीज़ जब कह देना कि ऑलवेज, तो हम वेक्टर देखते हैं, हमारे पास कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी कि हमारे पास एक वेक्टर दे दिया कि ये वेक्टर है, ठीक है, और इसका ये कंपोनेंट है, तब हम उसके बारे में स्पेसिफिक कुछ कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि हमेशा ऑलवेज ही वो चीज़ होगी या नहीं होगी। तो इसलिए नन ऑफ द अब दीज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। सभी ऑप्शन मैं लिख नहीं सकता, इसलिए आप बुक से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिसका सॉल्यूशन हो सकता है मैं अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से आंसर बता रहा हूँ मैं, आप बुक से चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए उनको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवार्ड, ए वेक्टर पॉइंट वर्टिकली अपवार्ड एंड बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए ये हमारी ईस्ट, ये हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ। बी वेक्टर पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बी वेक्टर है, और ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवार्ड, ए वेक्टर जो है पॉइंट्स वर्टिकली अपवार्ड, पॉइंट करता है, मतलब राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहाँ से थंब से देखते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसकी तरफ आएगा, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट
क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो राइट एंड थंब रूल से देखते हैं, तो इसका आंसर होगा अलोंग वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में इसकी होगी। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को। द वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस साइन, क्रॉस मतलब साइन, साइन थीटा साइन 91, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो टूवर्ड्स वर्टिकली अपवार्ड, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखते हैं तो इसमें क्या होता है? ए वेक्टर पॉइंट्स ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवार्ड, ए वेक्टर पॉइंट करता है वर्टिकली अपवार्ड की तरफ, तो हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं इससे राइट हैंड रूल से। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट की साइड, अलोंग वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में तो कुछ नहीं है। द रेडियस ऑफ सर्कल स्टेटेड एज, रेडियस दे रखी है सर्कल की 2.12 सेंटीमीटर। इट्स एरिया शुड बी, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 2.12 का स्क्वायर। तो इससे आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इसका एरिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप इसको राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। ठीक है, जब लगाओगे तो आपके ऑप्शन है, आप ऑप्शन देखना कि 0 वर्टिकली डाउनवर्ड तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना। अलोंग इसकी साइड तो हमारा है ही है नॉर्थ, तो हमारे पास कौन सी साइड बचती है, क्या इसका आंसर हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप बता सकते हो, मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट वीडियो डाल सकता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हमारे पास। वैसे भी टाइम की शॉर्टेज है, हमें ऑब्जेक्टिव 2 भी कंप्लीट करने हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव 2, जो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या कहता है। अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब्ड बाय, a situation may be described by using different set of coordinates, different set of coordinate axes having different orientation, सबकी having different orientation है, ध्यान रखना different orientation, which of the following do not depend on the orientation of the axis, कौन सी चीज़ डिपेंड नहीं करती ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। अगर हम एक्सिस को का ओरिएंटेशन करें तो क्या क्या चीज़ डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका आप बताइए क्या आंसर हो सकता है। एक वेक्टर दे रखे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अगर वो ओरिएंटेशन हो रही है तो कंपोनेंट जो होगा वो वेक्टर का वो चेंज होगा। ठीक है, डू नॉट डिपेंड द वैल्यू ऑफ ए स्केलर, ओरिएंटेशन कर रही है तो स्केलर की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कुछ नहीं इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे। ठीक है, स्केलर क्योंकि डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। क्या कह रहा है, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, हमने कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। मान ले एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, अगर हम किसी एक्सिस के ओरिएंटेशन कर देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर ओरिएंटेशन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर चेंज हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं, मान लीजिए कंपोनेंट की कुछ वैल्यू थी वो चेंज हो सकती है, लेकिन स्केलर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
कंपोनेंट चेंज होगा, मैग्नीट्यूड पे भी उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, वेक्टर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये ए, सी और डी ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, लेट सी वेक्टर, हमें दे रखा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसके ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो हमेशा ग्रेटर होगा इसके मैग्नीट्यूड से। ये चीज़ तो हम कह नहीं सकते, बी का यहाँ पॉजिटिव ले रखा है लेकिन अंदर क्या पता नेगेटिव हो, वो इसको सब्ट्रैक्ट करे फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकले, ये भी तो हो सकता है। ठीक है। तो ऑलवेज की कंडीशन पे हमें सोचना पड़ता है थोड़ा कि ऑलवेज कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं। ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन है इसका, इट इज़ पॉसिबल टू हैव, यह है पॉसिबल हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, कोई पॉसिबल हो सकता है, ये नहीं कहा कि होगा ही होगा, ऑलवेज पॉसिबल। तो बी ऑप्शन हम ले सकते हैं। सी इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, ऑलवेज फिर वही कंडीशन, तो आपको सोचना पड़ता है थोड़ा, वेक्टर पे आप सोच सकते हो, ये भी कंडीशन नहीं होगी वैसे। सी इज़ नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, कभी भी सी कभी भी इक्वल नहीं होगी। तो देखो कोई भी चीज़ कह दिया कि हमने कि ये चीज़ होगी, परमानेंट कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी, ये चीज़ ऑलवेज ये कभी नहीं होगी, ये भी बोल दिया, तो उसके लिए हमारे पास अगर स्पेसिफिक कुछ डाटा दिया गया है, ये डाटा हमारे पास, इसके लिए कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, तभी हम उस चीज़ के बारे में, हमें तो कह दिया कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए, तभी हम कुछ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है 120 दे रखा है, एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी, इसका रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट आपको दे रखा है सी, सी वेक्टर, सी वेक्टर इसका रिजल्टेंट है। ठीक है। अब आप इसको कैसे सी इज द रिजल्टेंट, एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो, देखो सी रिजल्टेंट है किसका, ए बी और बी का, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ए का रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस का 2ab कोस थीटा, अब ये लिख सकते हैं। अब देखो थीटा कितना है 120 डिग्री, 120 कोस 120 कोस 120 कितना होता है, माइनस माइनस की टर्म आएगी कोस 120, यहाँ पे माइनस टर्म आ जाएगी, पॉजिटिव किसी का माइनस साइन आ जाएगा, -2ab/ab और इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, कोस 120 की, ठीक है, कुछ वैल्यू होगी। अब देखिए इसके बीच आ गया माइनस, माइनस आ गया, माइनस साइन के कारण क्या होगा, ये चीज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का, ए का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होगा, उसको मैग्नीट्यूड ऑफ c बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए, c मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, मस्ट बी लेस देन, बी ऑप्शन देखिए, मस्ट बी लेस देन। अगर ये 180 होता तो हम कह सकते ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि कोस 180 क्या होता है -1, कोस 180 कितना हो जाता, नहीं कोस 180 नहीं, अगर इसकी वैल्यू अगर -1 होती तो हम बोल सकते थे ना कोस 180 नो चेंज होगा। ठीक है, तो कोस 270 होगा। तो अगर ये चीज़ माइनस आ रही है, माइनस का मान लीजिए कोस 90 प्लस थीटा, कोस थीटा कोस 90 प्लस, तो ये कोस 120 प्लस 120 मान लीजिए इसका हो गया रूट
कुछ समथिंग कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ भी वैल्यू जो होगी वो इसको लेस करेगी, क्योंकि इसकी जो कोई वैल्यू होगी वो मल्टीपल में आएगी, इसके डिवीज़न में जो भी होगा इसके, ठीक है, तो वो इसकी वैल्यू को कम करेगा तो वो ए माइनस बी से कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, ठीक है, लेस देन। कहने का मतलब समझिए आप क्या है, अगर कोस थीटा -1 है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। अगर कोस थीटा अगर मान लीजिए -1 की बजाय कोस थीटा अगर √3/2 है हमारे पास, ठीक है, -√3/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 की वैल्यू रखेंगे हम, √3, जो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी से कम होगा, क्योंकि जो है ये वैल्यू उसको कम करेगी, तो जिसके कारण आंसर, करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी, लेस देन होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हाँ समझिए आप क्या है, उसकी वैल्यू पुट कीजिए और आप सोल्व कर लीजिए, cos 120 माइनस की टर्म होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर। देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के आराम से कर सकते हो, कह रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर, जो एक्स कंपोनेंट है ना रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर, आपके पास बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं जिसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट है, हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर दे दिया, ऐसे ही बी एक्स आई कैप सी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप सी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस सी जेड के कैप। ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी है हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मतलब कि इसने बोला था सेवरल वेक्टर, हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हो गए। देखो इसके ऑप्शन देखिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट होगा एक्स कंपोनेंट, सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा है, एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट ऑफ जो सेवरल वेक्टर में होगा इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, सिर्फ एक्स कंपोनेंट का सम ही होगा, ठीक है, तो होगा भाई ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मे बी किसी चीज़ की संभावना बताइए, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो एक्स कंपोनेंट है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स से स्मॉलर होगा, बिल्कुल होगा, वहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट है, यहाँ पे पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात की है, पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की बात की तो स्मॉलर होगा, तो मे बी स्मॉलर हो सकता है, ठीक है, मे बी स्मॉलर किसी एक वेक्टर की, मे बी स्मॉलर सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, हो सकता है, तो बी हो गया हमारा ऑप्शन। उसके बाद सी, मे बी ग्रेटर देन द सम एक्स कंपोनेंट सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जितने वेक्टर है इनके सम से ग्रेटर होगा, हो सकता है, हो ही नहीं सकता, सिंपल सी है, नॉर्मल सी सोचने के बाद इनका सम और उसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन, मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इक्वल मे बी, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो चीज़ उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है, इक्वल हो सकती है, डी, अगर वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना सारी चीज़ें हमारे पास, तो हम तो एक लेके चल रहे हैं कि केस ऐसे ऐसे होगा तो हो सकती है चीज़ें, लेकिन ग्रेटर तो मोस्ट पॉसिबल नहीं है कि ग्रेटर हो उससे, बहुत रेयर है, हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट, हम हर एक क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपेंशन के साथ बता सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, तो आप थोड़ा कुछ समझने की कोशिश कीजिए इनसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर
एंड बी वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, तो इसका हो गया ए बी साइन थीटा। तो ग्रेटर देन ए बी, तो ये चीज़ क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी मे बी क्या होगा। अब देखिए ग्रेटर देन ए बी, सब चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे। थीटा कितना है, अगर थीटा मान लीजिए हमारे पास 0 है, साइन 0 कितना होगा, साइन 0 0 हो जाएगा। अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट टू मे बी ग्रेटर देन ए बी, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है ए बी। तो ग्रेटर देन ए बी, ए मल्टीपल बी से भी ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इक्वल टू ए बी, हाँ भाई मैक्सिमम अगर 90 डिग्री एंगल है तो ए बी के इक्वल हो सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेस देन ए बी, लेस देन ए बी से कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर थीटा अगर हमारा 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 कोस साइन 61/2 होता है, तो हाफ हो जाएगा उसका, तो लेस देन ए बी हो सकता है। ठीक है जी, सी ऑप्शन हो गया। इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर थीटा 0 डिग्री है तो एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा 0, तो डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो ए बी सी डी ये हमारे इसके रिजल्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट या चैप्टर सेकंड था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसकी हमारे पास एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन हमने डायरेक्ट बताए हैं कि इसका ये रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ विद एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें लॉन्ग वीडियो में बताना मुश्किल है। शॉर्ट वीडियो में अगर किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ ना ज़्यादा समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट वीडियो में डाल सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी वो काफ़ी हो सकती है फिर बड़ी, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए विद एग्जांपल अगर बताना पड़े तो। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।